जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 18 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जो टॉप जीके के क्वेश्चन हैं वह सभी आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है तो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 भारत। हमारा देश भारत जो है वह इस्पात उत्पादक में वर्तमान समय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर विश्व में इस्पात उत्पादन में प्रथम अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा देश है तो प्रथम स्थान पर है चीन। सेकेंड स्थान पर कौन सा है तो वो है हमारा देश भारत। थर्ड स्थान पर कौन सा है तो वह है जापान। और फोर्थ स्थान पर कौन सा है तो वह है रसिया जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ स्थान पर कौन सा है तो यूएसए अमेरिका है। यह आप लोगों को पांचों स्थान याद रख सकते हैं। वैसे तो पहला और दूसरा ही हमेशा पूछा जाता है कि विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है तो आंसर होगा इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन और द्वितीय स्थान पर है हमारा देश भारत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग एडीज मच्छरों के कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जीका बुखार। जीका बुखार जो है यह एडीज मच्छरों के कारण होता है। एडीज मच्छरों के कारण और कौन से रोग होते हैं तो यदि आप लोगों को पता हो जिन्हें हम कहते हैं डेंगू और साथ ही साथ आप लोगों का एडिस मच्छर के कारण जो रोग होता है चिकनगुनिया। कौन सा चिकनगुनिया। ये सारे रोगों के नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे। ठीक है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सभी क्या होते हैं एडिस मच्छरों के द्वारा काटने के कारण या इनके द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण ये रोग होते हैं। और साथ ही जीका बुखार भी इसी एडिस मच्छर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किए गए मतलब वर्चुअल रूप से शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम का संबंध किससे है तो साहित्य से है। और यह अब आपको याद नहीं रखना है 2020 का यह क्या था करंट अफेयर। तो यह अब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला है। करंट अफेयर उसी ईयर का पूछा जाता है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है एम वेंकैया नायडू। कौन है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला प्रथम जो बजट प्रभाग है वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है और लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं तो इसका आंसर है विजातीय। देखिए अब स्थानीय आवास का मतलब क्या होता है स्थानीय आवासी जीव वे जीव होते हैं जहां पर कोई स्थान उन्हें रहने खाने और सुरक्षा प्रदान करता है। वो सब क्या होता है स्थानीय आवासी मतलब वो प्राकृतिक रूप से वहीं पर रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से वहां पर नहीं रह रहे होते हैं लेकिन फिर भी स्थानीय आवास में काउंट किए जाते हैं जैसे कि स्थानिक जीवोम और अजैव ये सभी क्या आ जाते हैं स्थानीय आवास में आ जाते हैं। लेकिन जो विजाति है यह सबसे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है
इत्माद-उद-दौला या इतिमाद-उद-दौला जो मकबरा है कहाँ स्थित है? इतिमाद-उद-दौला या इतिमाद-उद-दौला मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आगरा उत्तर प्रदेश में। इतिमाद-उद-दौला या इत्माद-उद-दौला जो मकबरा है यह कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यह किसका मकबरा है? तो यह जहांगीर की बेगम नूरजहां, जहांगीर की बेगम नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता का नाम क्या? मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग के याद में, मिर्जा गयास, रुकिए जरा, मिर्जा गयास बेग की याद में नूरजहां बेगम ने इस मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, और यह 4 बाग शैली पर बना हुआ जो मकबरा है जिसमें संगमरमर का यूज किया गया है। और इस मकबरे को आप लोग क्या कह सकते हैं? बेबी ताज। क्या कह सकते हैं बेटा? बेबी ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मकबरे को? बेबी ताज। तो मतलब ताजमहल आगरा में है लेकिन ऐसा इसी पैटर्न पर यह भी बना है तो इसे क्या कहा जाता है? बेबी ताज कहा जाता है। किसका मकबरा है? मिर्जा गयास बेग का, जो कि नूरजहां का पिता था। नूरजहां कौन थी? अकबर के बेटे सलीम, मतलब जिसका नाम क्या था? जहांगीर, जहांगीर की बीबी थी। और नूरजहां का मूल नाम क्या था? यह मेहरुन्निसा इसका मूल नाम था। ठीक है, तो इसे नूरजहां का नाम दिया जहांगीर ने। ठीक है, और इसके पिता मिर्जा गयास बेग की याद में इसने किसका निर्माण कराया? इत्माद-उद-दौला मकबरे का निर्माण कराया जिसे बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा में ही शाहजहां के द्वारा निर्मित ताजमहल भी स्थित है जो कि विश्व के 7 अजूबों में से एक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020 में, तो यह अब आपको याद नहीं करना है। देखिए आंसर तो इसका 9500 करोड़ है लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है? केंद्रीय बजट 2020। तो अब 2020 का बजट तो कब का जा चुका है दोस्तों, अभी 2022 के बजट के बारे में पूछा जाएगा तो यह आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पूछा अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत ये देवयानी उत्तम खोबरागढ़े थी। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। 2020 का जो राजदूत है वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी आप याद नहीं रखें क्योंकि 2020 का करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा है यदि एन परमाणु ऊर्जा का स्तर सूचकांक है, मतलब परमाणु ऊर्जा के स्तरों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एम कक्षा के लिए एन की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है? राइट आंसर है 3। कैसे? तो देखिए परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं वह कैसी होती हैं? इस प्रकार से। अब इनमें जो इन्हें एन के द्वारा दर्शाना है, मतलब कि देखिए पहली कौन सी है? के, दूसरी कौन सी है? एल, तीसरी कौन सी है? एम और चौथी कौन सी है? एन। तो पहली वाली के लिए 1 एन होता है। एन के मतलब एन मतलब वैल्यू क्या? 1। और यहाँ पर एन की वैल्यू 2, यहाँ पर एन की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आपसे कौन सी पूछी गई? यहाँ पर यही वाली पूछी गई है कि अगर परमाणु की कक्षाओं को एन के द्वारा नोटिफाई किया जाए, दर्शाया जाए तो एम के लिए कौन सा एन यूज होगा, मतलब एन की कितनी मात्रा यहाँ पर एन के लिए यूज होगी? तो एन बराबर से 3 का उपयोग करेंगे यहाँ पर एम को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो राइट आंसर है बाजिद अली शाह जो है यह अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, अगर बात की जाए अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा सादत खान ने। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सादत खान ने की थी। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और जो आपने नाम सुना है लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यह आपको याद रखना है। तो आपसे यह क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से भी पूछा जा सकता था। यहां पर तो सीधा सिंपल पूछ लिया गया कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। इस क्वेश्चन का टाइप बदल के कैसे पूछा जाता कि डलहौजी ने किस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो बाजिद अली शाह था इसे पेंशन देकर कहां रवाना कर दिया? कलकत्ता रवाना कर दिया था। उस समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति काफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, दानों के पकने के समय यदि वर्षा हो जाए तो फिर तो कोई सी भी फसल हो, गेहूं चावल मक्का कोई सी भी फसल हो, अगर दानों के पकने के समय वर्षा हो जाती है तो फिर वो चाहे काफी बागान ही क्यों ना हो, क्या होगा, उससे काफी नुकसान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 मई 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। इससे पूर्व जो गोवा है यह दमन और द्वीप में शामिल था। तो 56वें संविधान संशोधन के तहत 30 मई 1987 को गोवा को दमन व दीव से अलग करके भारत के 25वें स्वतंत्र राज्य के रूप में नामित किया गया या स्थापित किया गया। अभी गोवा की अगर राजधानी की बात कर ली जाए तो वह क्या है, गोवा की जो राजधानी है वह क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। यह आप लोगों को याद रखना है। और गोवा पर किसका शासन था अगर बात किया जाए तो गोवा पर भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगालियों का शासन था। मतलब जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक गोवा पर किसने शासन किया, पुर्तगालियों ने शासन किया था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर बाकी के जो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि यहाँ पर और भी संशोधन दिए हैं हमें, तो ये क्या है सर, 61वें संविधान संशोधन का उल्लेख की बात की जाती है, तो यह भी काफी आता है। तो इसके तहत जो मतदान की आयु है दोस्तों, वो मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर कितनी की गई थी, 18। 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन की अगर बात कर ली जाए और साथ ही 71वें संविधान संशोधन की बात कर ली जाए तो इससे रिलेटेड क्या जानकारी आप लोगों को मिलती है यह भी हमें देख लेना है। तो 52वें संविधान संशोधन की अगर बात कर ली जाए और साथ ही 71वें, तो देखिए 52वें संविधान संशोधन की बात की जाए ना दोस्तों, तो यह दल बदल विरोधी नियम, इसके इस संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया था। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और एक और भाषा को शामिल किया गया था। कौन सी है वो भाषा, जल्दी जल्दी कमेंट, कोई किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। कौन कौन सी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। ये आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं और नहीं तो ये वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये 3 आपको याद होना चाहिए। 56वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, गोवा राज्य का गठन। 61वें संविधान संशोधन, सबसे ज्यादा आईएमपी तो यही वाला है। तो संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। और उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में क्या पारित हुआ, दल बदल विरोधी कानून नियम को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पूछा है, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो एफपीआई का पूर्ण रूप यहाँ आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ, मतलब जो मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है किस किले को, तो आप कहेंगे कि प्रचंडगढ़ किले को। अब इस किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इस किले को आप लोग प्रचंडगढ़ किले को जो आप क्या कहते हैं, इसे तोरण का किला, क्या कहते हैं बेटा,
तोरण के किले के नाम से भी जाना जाता है। किस किले के नाम से? तोरण के किले के नाम से। देखिए मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक है वो है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था सिवनेर दुर्ग में। इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले। पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या है? इनकी माता जी का नाम है जीजाबाई भोसले। क्या नाम है? जीजाबाई भोसले। तो यह भी काफी वीरांगना थी। तो देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना की शिवाजी ने, ठीक है। और शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले, माता जी का नाम जीजाबाई भोसले। जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर दुर्ग में। तो अब ये जो शिवाजी हैं, शिवाजी ने क्या किया? स्वराज्य की शुरुआत की। स्वराज्य मतलब कि अपना राज्य है ना, तो जहां पर हमारा शासन चलता है। तो शिवाजी ने स्वराज्य की शुरुआत की। तो जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उस समय बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उससे सारे राज्य छीनना स्टार्ट किए। तो इन्होंने अपने जब स्वराज्य की शुरुआत की तो इन्होंने सर्वप्रथम किस किले को जीता? तो शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण का किला, जो तो पहाड़ी पर स्थित था, तोरण का किला जिसे प्रचंडगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने अभियान में इस किले को जीता था। इसके अतिरिक्त जितने किले दिए गए सभी शिवाजी के द्वारा जीते गए थे। और इन्होंने किसके खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों को दिया गया है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि किस वर्ष हुई थी? यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1802 में। भारत में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो बसई संधि है वो 1802 में हुई थी। अब अगर बात कर ली जाए बाजीराव द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय को इतिहास में बहुत बुरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मराठा साम्राज्य के पतन का जो कारण है, मराठा साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? के पतन का कारण, जो मुख्य कारण है, पतन का मुख्य कारण वो है, कौन है भैया? तो यह है बाजीराव द्वितीय। क्योंकि बाजीराव द्वितीय सहायक संधि को अपनाने वाले प्रथम मराठा पेशवा थे। सहायक संधि को अपनाने वाले प्रथम मराठा पेशवा थे। सहायक संधि कौन लेकर आया था? लॉर्ड बेलेजली लेकर आया था। और उसे सर्वप्रथम किसने अपनाया? किस मराठा शासक या पेशवा ने अपनाया? तो बाजीराव द्वितीय ने अपनाया। इसीलिए बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। मराठा साम्राज्य की जो नींव है वो किसने रखी थी? जो स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो यह क्वेश्चन आपके काम का है। राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य का। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्य का 8वां राज्यपाल घोषित किया गया है। तो ये उत्तराखंड राज्य के कौन से राज्यपाल बने हैं? 8वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। अब उत्तराखंड जो है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ? अगर उत्तराखंड राज्य की बात कर ली जाए, उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को कब हुआ था? 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। और वर्तमान में इसके 8वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुरमीत सिंह बने हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, काफी दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है सितंबर 2021 में किसने पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया है? राइट आंसर है इसका सुहास यतिराज ने। सुहास यतिराज ने पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले प्रथम आईएएस होने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? तो दिल्ली कैपिटल थी। और इसमें जो विजेता थी वो थी मुंबई इंडियंस। क्या कौन सी टीम थी? मुंबई इंडियंस थी।
उप विजेता कौन सी थी? तो उप विजेता यहाँ पर दिल्ली कैपिटल थी। लेकिन ये दोनों आपको याद नहीं रखना है, आपको 2022 का याद रखना है दोस्तों। 2022 में कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण हुआ। जो 2020 में हुआ 13वां संस्करण था। 2022 में आईपीएल के 15वें संस्करण में जो विनर टीम है, या फिर हम कहेंगे कि विजेता टीम जो है वो कौन सी है? तो विजेता टीम जो है वो है गुजरात टाइटंस। कौन सी है? गुजरात टाइटंस है। यह आपको याद रखना है। और इसने किसे हराया? तो उप विजेता कौन है? तो उप विजेता जो है वो है राजस्थान रॉयल्स। कौन सी है? राजस्थान रॉयल्स। ये आपको याद रखना है। और राजस्थान रॉयल्स जो है ना, यह आईपीएल के प्रथम खिताब की सिकंदर है। मतलब आईपीएल का जो प्रथम खिताब है 2008 में जब आईपीएल प्रथम बार कराया गया तो उसे किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। और इस साल यह उप विजेता बनी है गुजरात टाइटंस। और 2022 में आईपीएल का यह 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, बेरीनाग का जल स्रोत, बेरीनाग झील के बारे में जानते हैं क्या? बेरीनाग का जल स्रोत भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो अगर आपको पता है कि बेरीनाग झील कहां स्थित है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। बेरीनाग झील वैसे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपको याद रखना है कि बेरीनाग झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो नाग नागिन जितनी भी झीलें आ जाए ना, समझ लीजिए कि वो जम्मू कश्मीर है। तो बेरीनाग झील है जम्मू कश्मीर में। और इससे झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम सहायक नदी किसकी है? तो ये सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। झेलम पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना भी चल रही है। कौन सी परियोजना चल रही है? तुलबुल परियोजना चल रही है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। काफी इजी सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले, मतलब एक गिलास में आप पानी भर दीजिए और इसमें कोई एक वस्तु को, मतलब एक पिंड को इस तरीके से इसमें डाल दीजिए, तो इस तरल के द्वारा इस पिंड पर जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे इसे तरल कर्षण बल कहते हैं, या ऑनली कर्षण, या कह सकते हैं तल कर्षण। मतलब तरल में है तो कौन सा कर्षण? तल कर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों? तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के तहत भारतीय पर्यावरण भारतीय पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण जो मंत्रालय है ना, इसने क्या किया है? गंगा डॉल्फिन को क्या किया है? गंगा डॉल्फिन को क्या किया है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और गंगा क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। और इसमें पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस भी मनाया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो गंगा डॉल्फिन किसके तहत संरक्षित की गई है? भारतीय संविधान के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहां आयोजित हुई थी? तो अब ये आपको याद नहीं करना है, यह गुवाहाटी इसका आंसर था, पर नहीं आता। अब 2022 की बात हो रही है तो 21 और 22 का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, जो कि हम अब बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल दमन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, तेंगबोचे मठ किस देश में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा नेपाल में स्थित है। पूछा है कि किस देश में है या तो फिर भारत के किस राज्य में, तो देश में है। किस देश में है? यह है नेपाल देश में। और यह मठ जो है ना, यह शाक्य मुनि को समर्पित है। किसे समर्पित है? शाक्य मुनि को समर्पित है। तेंगबोचे मठ जो है
नेपाल देश में है दोस्तों, और यह शाक्य मुनि को समर्पित है। अच्छे से ध्यान से याद रखना है, शाक्य मुनि को समर्पित शेरपा समुदाय का मठ है। किस समुदाय का मठ है? शेरपा समुदाय का मठ है। शेरपा शब्द सुने हैं ना, जो कि आप लोगों के शेरपा जो समुदाय होता है, जैसे आपने देखा होगा जो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है उसके नाम के पीछे शेरपा लगा होता है ना, बस वही शेरपा समुदाय किसे समर्पित है? शाक्य मुनि को समर्पित है। कहां स्थित है? नेपाल में, तेंगबोचे मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है दोस्तों। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है हड़प्पा लिपि में 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? करेक्ट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ के रन गुजरात में। धोलावीरा कहां स्थित है? कच्छ के रन गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है धोलावीरा? गुजरात राज्य के कच्छ के रन में स्थित हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। यहां से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, यहां देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। यहां पर आपको एक बुक का नाम दिया गया, पूछा गया वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो बुक है वो इसका राइटर कौन है? आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय की एक बुक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या पूछी जाती है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यह वाली जो बुक है ना दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होता हो जिसमें यह बुक ना पूछी जाती हो, मतलब जिसमें यह बुक पूछी ना जाए, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये आपको याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है? अरुंधति राय की। वॉकिंग विद कॉमरेड्स किसकी है? अरुंधति राय की। और विक्रम सेठ की एक बुक पूछी जाती है, द सुटेबल बॉय। क्या पूछी जाती है? द सुटेबल बॉय। ये वाली बुक भी, ये दो बुक जो मैंने आपके लिए लिखी है, ये तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। द सुटेबल बॉय किसकी बुक है? तो आपका आंसर होगा विक्रम सेठ की। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी बुक है? तो ये है अरुंधति राय की। दोनों ही फेमस राइटर है, दोनों की ये फेमस बुक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और ये आला भी आप याद कर सकते हैं, ये तो अभी हाल ही में रही इसलिए। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा पूरा जो 25 क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और जीके के क्वेश्चन के साथ ही साथ हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चन और साथ ही आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं, तो इन सभी के रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं, तो यह सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जल्दी आप लोगों के लिए बाकी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। तो यदि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।